चलो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। ठीक, इस टॉपिक में हमने अभी तक बहुत सारी बेसिक सी चीजें देखी और कल के लेक्चर में हमने देखा, कल का लेक्चर जिसके अंदर करंट डेंसिटी हमने डिफाइन किया। करंट डेंसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो करंट और एरिया वेक्टर रिलेशन बताती है। डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया वेक्टर और जिसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, और ये जो एरिया वेक्टर हम लेंगे, इस एरिया वेक्टर इट शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स गिवन एक्सिस। इसका मतलब अगर एरिया वेक्टर ऐसा दिया है, सो वी हैव टू टेक इट्स कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया हो जाएगा a cos थीटा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, sorry, current is a scalar quantity, area is a vector quantity, current density is a vector quantity. If you write in terms of current, तो हम लेंगे यहाँ पे J dot A because current is a scalar quantity, so we have to take a dot product in between the current density and the area vector. ठीक है, अगर डेंसिटी वेरी हो किसी कंडक्टर के अंदर, करंट डेंसिटी वेरी हो, तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। I is equals to इंटीग्रेशन ओवर J डॉट, ऐसे करेंगे। नीचे कुछ एग्जांपल हमने किया था। नीचे हमने एग्जांपल किया, रिंग सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर था, तो हमने यहाँ पे एलिमेंटल एरिया ले लिया रिंग शेप का, जिसका एरिया हमने किया 2πx इंटू dx। उसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी 0 to r और इसे सॉल्व कर दिया। फिर सेकंड एग्जांपल में क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर वेरिंग यूनिफॉर्म वेरिंग करंट डेंसिटी यहाँ पे थी, सो हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली। स्ट्रिप का शेप यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर की एक छोटी सी स्ट्रिप ली, dx थिकनेस एंड l लेंथ की। इसको भी इंटीग्रेट किया, हमें आंसर मिल गया। तो हमने कहा कि चलो एक रिलेशन लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। हमें पता था पहले से I is equals to NeAVD. N is a number of electrons per unit volume, E is a charge on electron, A is a cross section area of conduct, suffix D is the drift velocity. drift velocity कब आती है? जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब किसी कंडक्टर को बैटरी लगा दो, बैटरी को क्या होता है? V, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक चीज गौर करो, बैटरी क्या करती है? बैटरी एनर्जी देती है। बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी हमें एनर्जी देते हैं। वो सर्किट के वक्त में थोड़ा डिटेल बात करूंगा। तो मुझे ये फॉर्मूला मिला, मुझे देखा मैंने, और मैंने जाना I कहते हैं, तो I अपॉन ए, ये जानी मानी टर्म है जिसको हम J कहते हैं। I अपॉन ए इज अ करंट डेंसिटी एंड बोला हमें मिल गया रिलेशन, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NeVd। याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाला जो I इज इक्वल टू NeVd, ये याद है, मतलब हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे? I अपॉन ए करना है, ए नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसको उल्टा पलटा भी कर सकते हैं, फिर Vd को लिख सकते हैं J अपॉन एनी। ठीक, एक एग्जांपल हमने किया इसके ऊपर, दूसरा एग्जांपल हमने किया इसके ऊपर, और बस दैट्स इट। आज लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में एक दो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मोर अबाउट ओम्स लॉ, रीडिंग होगा मोर अबाउट ओम्स लॉ। मोर अबाउट ओम्स लॉ। मोर अबाउट ओम्स लॉ मतलब इसके पहले हमने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने कैसे लिया था, कैसे आया था ओम्स लॉ? हमने कुछ एक इक्वेशन डिराइव करके हमने स्टार्ट किया था, I इज इक्वल्स टू NeAV सफिक्स D। ठीक है, फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखा था हमने? कोई बताएगा मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताऊँ, हमने कैसे किया था? हमने किया था कि
QE इज इक्वल्स टू ma, इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस E अपॉन m। ऑलराइट, सो हमने लिया था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v मुझे मिल गया था u, जीरो लिया था मैंने, ये हो गया था माइनस QE अपॉन m इंटू टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो v मुझे मिला था माइनस QE अपॉन m इंटू टाउ। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि मेरा अभी यहाँ पे मन नहीं भरा, v को vd लिखता हूँ मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा था E इज इक्वल्स टू v बाय l, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे मिली थी माइनस q v बाय ml इंटू टाउ। ठीक है, ओके भाई, फिर इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज लेता हूँ तो Q P बाय ml इंटू टाउ। ओके, फिर I इज इक्वल टू हमने लिखा N E A Q V बाय ml इंटू VT। ठीक है, इस Q को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे E, एक चार्ज की बात करेंगे तो so I will be equal N E square A V upon ml V suffix T। V D कहाँ से आया, उसको तो सब्स्टिट्यूट किया ना, दिस विल बी V ओनली, दिस इज टाउ, सॉरी टाउ, टाउ। ठीक, चल, तो हमने किया V बाय I, V बाय I कितना आया था यहाँ से, V बाय I, ml उधर चला जाएगा नीचे, N E स्क्वायर A इंटू टाउ। ओके, कुछ कट होने की संभावना तो नहीं है। ओके, तो ये पूरी टर्म हमने क्या बोली थी, ये तो कांस्टेंट है भाई, दिस इज कांस्टेंट, सो v बाय i इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमने ऐसा कहा था। ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिए थे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा होता है मटेरियल का, कांस्टेंट होता है, कंडीशन अप्लाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब क्या, इसका मीनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ोगे the electron be more in a random state, so relaxation time and number of free electrons per unit volume will change, will vary, तब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये रेशो कब कांस्टेंट होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे R को डिफाइन कर दिया था ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तुम्हें याद है, फिर हमने एक टर्म यहाँ पे और इंट्रोड्यूस की थी, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वे रो को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, m अपॉन n e स्क्वायर, m अपॉन n e स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारी थी रेजिस्टेंस और ये था हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स, और रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, फिर लेंथ, दिस थिंग। ओके, शेप ऑफ द कंडक्टर भी कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, शेप एंड साइज। ठीक है, सर आप वहां पे एक मिनट स्क्रॉल कर सकते हैं कि जहाँ से आज स्टार्ट किया था। मैं बस फोटोज निकाल लेता हूँ, बाद में लिख लूंगा। यहाँ से ही है सर। हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था, मोर अबाउट ओम्स लॉ, मोर अबाउट ओम्स लॉ, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया जो पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके आगे बताऊंगा क्या करेंगे, हम एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, हमने करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला, अभी मुझे रिलेशन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो मैं हाईलाइट किया, इसको यहाँ से चुराया,
इसको किया मैंने कॉपी, नीचे आया, मैंने इसको किया पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं देखो, सर थोड़ा ऊपर करेंगे। लिख रहे हो क्या? चलो पहले पूरा छाप लो इसे, जल्दी जल्दी लिखो, हाँ फिर मैं सर, नीचे रुक एक्सप्लेन जाइए करता थोड़ा सा। हूँ। ओके। सर आप ये अदर साइड समझा सकते हैं क्या? माइनस क्यू इज इक्वल टू एम ए वाला पार्ट, ये समझ नहीं रहा है क्या किया। ये जब हमने बैटरी लगाई थी, हमने पहले भी किया था नहीं, इट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये पूरी पहले भी लिखा ही है। क्या किया था हमने, हमें कंडक्टर लिया था, उसको क्या लगाई थी हमने, बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स लगाया था। एक्सटर्नल सोर्स क्या प्रोवाइड करता है मुझे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो तो पहले से ही रैंडम मोशन में है, थोड़ा सा धक्का दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसे, क्योंकि हमें पता है कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। किसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, इसलिए क्यू ई इज इक्वल्स टू एम ए किया। माइनस क्यू लिखा क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, कंसिडर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। पीछे वाला वीडियो भी देख लेना अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका देखना है तो। चलो मैं तो चल रहा हूँ आगे, चलो मेरे साथ आगे। ओके सो इसको हम अभी थोड़ा सा रिमिक्स करते हैं। जो इक्वेशन हमें मिला था v बाय आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रेजिस्टेंस, हमने कहा था, हमने कहा ठीक है भाई, सब समझ गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका कंक्लूजन यहाँ पे साइड में आ जाएगा, फिर v i इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, सो v इज इक्वल्स टू i r। ऐसा हमने ओम्स लॉ करा था। सो दिस इज v बाय आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज ओम्स लॉ, ठीक है। हमें दूसरी भी चीज देखनी है, ये तो पता है हमें, ये ओम्स लॉ होता है वो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखता हूँ, हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के बीच में। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे दिखाई पड़ा एल, एल को मैं इधर लेके आता हूँ और ये जो आई है, आई को हम यहाँ लेके आएंगे। सो आई एम डूइंग दिस, एल को मैं इधर लेके आऊंगा और कौन सा कलर, पिंकी, हाँ की, ये आई को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर v by L is equals to m I excuse me, m I upon n e square into tau। मुझे दो चीजें यहाँ से दिखाई पड़ रही है, क्लियरली मुझे v by L दिख रहा है और क्लियरली मुझे I by A यहाँ दिख रहा है। v by L तो मुझे पता है, तुम्हें पता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है v by L इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। v इज पोटेंशियल, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, v by L को कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। I by A क्या है, व्हाट इज I by A, व्हाट इज I by A, हेलो एक्सक्यूज मी गाइस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज I upon A। सो गए हो तो जाग जाओ। ये तो हमारा दोस्त है ना I by A, जिसका नाम है, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जी राइट, ठीक है। और ये भी मैंने कहीं देखा है, ये भी मेरा दोस्त है, दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड रो रेजिस्टिविटी। सो मुझे एक रिलेशन मिला खूबसूरत सा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में, रो भी ऑलरेडी डिफाइन, इसलिए मैंने वो ऊपर वाली चीज रिपीट की थी।
करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, लिख लो इसे। और फिगर की तरफ थोड़ा जूम आउट करेंगे। जूम आउट कंप्यूटर जी, थोड़ा जूम आउट करो। Yes. थोड़ा सा हाँ। इसको सीबीएसई में हेडिंग दिया है इस रिलेशन को, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और एक चीज यहाँ पे नहीं पता होगा मैं, ये समझ गए तुम, रो क्या होता है? व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी की बहन है, रेजिस्टिविटी की बहन है कंडक्टेंस, 1 upon रो। व्हाट इज कॉल्ड एज दिस? दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। उसका इनवर्स, रेजिस्टिविटी का इनवर्स इज कंडक्टेंस। तो और मैं रिलेशन बना सकता हूँ, सो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाय रो जे वेक्टर। ठीक है, सो मुझे मिला जे वेक्टर इज इक्वल्स टू रो इनटू क्यू, ऐसा सिग्मा चाहिए ना मुझे। हाँ, आई एम डूइंग रॉन्ग। हाँ सर, वो उल्टा होगा ना। इसको यहाँ लेके आते हैं ना, रो को ऐसे। नहीं ठीक है, सर। तो ये हाँ हाँ हाँ, तो अभी 1 बाय रो को सिग्मा लिखेंगे, तो सिग्मा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू जे वेक्टर, एक रिलेशन। तो ये किसका रिलेशन है? ये तीन लोगों का रिलेशन है। पहला है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, ओके। ओनली स्मार्ट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस। जो क्लासरूम में अलर्ट है, अभी कुछ लोग सोए हुए हैं, अंडरस्टैंड ओनली वन, दिस वन, E इज इक्वल्स टू रो इनटू J। ये अपने आप याद रह जाएगा, पता होना चाहिए, सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो। चलो, जो बचपन में हमने बात की थी ओम्स लॉ का ग्राफ, वो ग्राफ निकाल लेते हैं। ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या बला है? ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है? जो ओम्स लॉ फॉलो करे। यस, ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर which follows ओम्स लॉ। ठीक है, वो ओम्स लॉ क्या होता है? V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ फॉलो, तो मतलब इसका ग्राफ बताओ ना यार, ग्राफ कैसा होगा इसका? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे I, वाई एक्सिस पे V। ठीक है, इसको डेल्टा वी भी लिखते हैं कोई लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए डेल्टा वी भी लिखते हैं। चलो डेल्टा वी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं। तो ये कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ठीक है, और ये एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री।
ठीक है, इसका स्लोप कोई पूछेगा तुम्हें, तुम बताओगे स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाय dx, यहाँ पे dy बाय dx क्या है, dv बाय i इज इक्वल्स टू 1, दैट इज dv बाय i इज इक्वल्स टू क्या है, ये कांस्टेंट। ग्राफिकली उल्टा पुल्टा तुम चल सकते हो, ठीक है, जो तुमने जो लॉ बताया उसको ग्राफिकली हमने इंटरप्रेट करा यहाँ पे। नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर ये फॉलो नहीं करते। सेमीकंडक्टर, सो कोई एक एग्जांपल, नॉन ohmic conductor, which does not follow Ohm's law, which does not follow Ohm's law। ठीक, एग्जांपल इसका होता है सेमीकंडक्टर। ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है, यहाँ पे V होता है, यहाँ पे I होता है, दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। वो डिटेल में हम सेमीकंडक्टर टॉपिक में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, it depends upon the doping level, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डोपिंग अलग फिनोमिना होता है अपने काइंड का, वहां डील करेंगे हम उसे। चलो बस हो गया ये, अभी एक फ्रेश टॉपिक्स ओपन करते हैं। ठीक, इसका नाम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, हेडिंग लगाओ इसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अपना रो वाला, ये रो वाला रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कुछ हम स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ निकालते हैं। दो डायग्राम, दो काफी है, तीन। ये कंडक्टर है, वायर मान लो, वायर है, ठीक है। हाँ, इसको लेते एट टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, और ये T2 है कम है T1 से, ठीक है। और ये जो तीसरा कंडक्टर है ये T3 पे है, एंड T3 ये भी T2 से कम है और कम है। ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे और उससे भी कम टेम्परेचर पे है, ठीक है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है, सराउंडिंग टेम्परेचर जितना होगा, इसको कंसिडर करो तुम ऐसा 27 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, इसको 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको निगेटिव टेम्परेचर कंसिडर करो फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये काफी रैंडमाइज्ड मोशन है एट टेम्परेचर T1, ठीक है। 27 पे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, टेम्परेचर जैसे घटाओगे तो थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। थर्मल इलेक्ट्रॉन के पास होती है ड्यू टू टेम्परेचर, मोर इज द टेम्परेचर मोर इज द थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर घटाओगे थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी थर्मल एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो इसका रैंडम मोशन थोड़ा कम होगा। और टेम्परेचर कम करोगे लोएस्ट टेम्परेचर पे, इसका रैंडमाइज मोशन और भी कम हो जाएगा। अब यहाँ से दो तीन चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती है। टेम्परेचर कम होने से उसका रैंडमाइज मोशन कम होगा, और जब हम बैटरी वगैरह या एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो चलेगा वो स्मूथली चलेगा। क्या बोल रहे हो सर? देखो,
हायर टेम्परेचर पे इसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है। ये जो पॉजिटिव कर्नल जिसे कहेंगे उसके साथ टकराएगा बहुत बार, ठीक है, क्योंकि जिगजैग पाथ में काफी चल रहा है, क्योंकि उसके पास थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर कम, थर्मल एनर्जी कम, तो रैंडमाइज मोशन कम है, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके तरफ वो स्मूथली चलेगा। और भी टेम्परेचर कम कर दो, बहुत कम कर दोगे टेम्परेचर, तो सुपर कंडक्टर बन जाता है वो। सुपर कंडक्टर मतलब क्या, जिसका रेजिस्टिविटी काफी कम है, मतलब जिसका रैंडमाइज्ड मोशन काफी कम है, तो काफी स्मूथ मक्खन जैसा चलेगा इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाओगे तो छोटा बहुत हल्का हल्का अपना उसका रैंडमाइज्ड मोशन होगा, ठीक है। करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला। वो क्या होता है, वो बैटरी होती है, या कोई हमारे घर पे जो सॉकेट है वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हो सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ से दो तीन चीजें साफ साफ पता चलती है, वो थेरोटिकल पॉइंट लिख लेते हैं, एंड फिर हम उसका मैथमेटिकल वर्जन देखेंगे क्या है, ठीक है। इसके बगल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा कलर मिल जाए ये बताए। सो फॉर अ कंडक्टर, so for conductor as temperature decreases, ये अच्छा नहीं है कलर, as temperature decreases क्या हो रहा है, rate of collision, ये जो रैंडम मोशन से नेबरिंग पार्टिकल के साथ जो कोलिजन कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी रैंडम मोशन में, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा कोलिजन, टेम्परेचर कम करोगे तो कोलिजन भी कम हो जाएगा। सो रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अच्छा, रेट ऑफ कोलिजन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कोलिजन के द्वारा जो अपोजिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा। अपोजिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कौन सा अपोजिंग फोर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो जो टकराएगा तो बीच में रुक जाएगा ना, तो उसको ऑब्स्टेकल मिल जाएगा, जाना है उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर टकरा टकरा के जा रहा है, कोलिजन करते करते हुए जा रहा है, तो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है उसको वहां जाने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि अपोजिंग फोर्स डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। इससे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसको कम अपोजिशन मिल रहा है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्स्टेकल कम है, मेन रोड पे आ गया, हाईवे पे गाड़ी भगा सकता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको क्यों मिली भाई, क्यों मिली इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोवर चलने लगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई मतलब स्पीड ब्रेकर कम हो गए। स्पीड ब्रेकर मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का स्पेलिंग हो गया गड़बड़, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा ना, रेजिस्टिविटी कम होगी मतलब रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस भी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, हमने कहा रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी है, हमारे टेक्स्ट बुक में इसका उल्टा दिया है, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। मैंने किस तरीके से बताया है, जब तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। उल्टा सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे नोट लिख देता हूँ, इसके बारे में लिखना है ना, इसके बारे में, एट वेरी लो temperature
conductors becomes superconductor. सुपरकंडक्टर, ठीक है। वो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, ऑलमोस्ट 0 केल्विन, ओके दिख रहा है वो, एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन इसका रेजिस्टिविटी हो जाती है 0। और उसके क्वांटम फिजिक्स के भी बहुत सारे एप्लीकेशन है सुपरकंडक्टर के, उसको मैग्नेटिक लेविटेशन भी कहते हैं। अगर एक वीडियो है यूट्यूब पे, तुम देख सकते हैं। सुपरकंडक्टर को मतलब नाइट्रोजन के अंदर डालते हैं, उसका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर जो मेटल डिस्क रखती है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो घूमती है। मतलब तुम्हारे किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं, सरफेस से थोड़ी चीज हवा में, जैसे जादू में दिखाते ना, हवा में चीजें तैर रही है। एक छोटा सा सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर डिस्क है, वो प्लेटफॉर्म और डिस्क के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ था वो। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हमने सर्कुलर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसी डिस्क हमने रखी, ठीक है। इसके भी नहीं है, बीच में से हाथ भी लगाओ तो वो गिरेगी नहीं। और इसको थोड़ा स्लाइटली तुम ऐसा पुश कर दो, ये बराबर ऐसे गोल घूमने लगती है। तो आगे चल के बहुत सारे इसके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, अभी रिसर्च फेज में है ये सब चीजें, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इसका एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे डायनामिक्स उसके अंदर आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, सुपर कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीज। और एक चीज मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है जिसका नाम है मोबिलिटी। ये लिख लिया तुम लोगों ने, मुझे रिप्लाई दो। धनश्री, इशिता, कृतिका, मोक्ष, लावण्या, मुग्धा, निखिल, Yes. भरव, संकेत, सेजल, Yes, sir. वैष्णवी, विनीता, प्रेम Yes, sir. Yes, sir. और सर लिख लिया। Sir. Yes, sir. Yes, sir. प्राजक्ता, सभी लोग। एक हेडिंग देते आगे, नहीं इसी को पहले कवर कर लेते। चलो मोबिलिटी लिख लेते। क्या सर? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, छोटा सा ही टॉपिक है, 2-3 लाइन का। मोबिलिटी बराबर है क्या? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन which is equals to drift velocity per unit electric field। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये गड़बड़? मतलब हमने कितना फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉन है उसकी भी जानकारी ऐसे मिलती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मस्ती में है, रैंडम मोशन कर रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक बोले चल भाई तुझे लेके चलता हूँ दूर। हाँ, इसने कहा ठीक है चल, तुरंत मैं तो रेडी हूँ, मतलब इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन पे, और इस फोर्स को इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि नहीं यार मेरा मूड नहीं, मैं नहीं आऊंगा यार, नहीं। ये बोलेगा यार चलना, यार चलना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बोलेगा नहीं यार, नहीं नहीं मूड नहीं। मतलब ये ज्यादा राजी नहीं है चलने को, तो इसकी मोबिलिटी कम है, इस कॉन्फ़िगरेशन की मोबिलिटी कम है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर है 2 घंटे का, तो बच्चे ने कहा सर मतलब बच्चों की मोबिलिटी कम है। मैंने कहा कि संडे को लेक्चर है, बोला हाँ ठीक है सर, मतलब मोबिलिटी ज्यादा है। दे आर फ्लेक्सिबल लाइक दैट। फॉर्मूला वाइज लिख लो इसे। म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? v सफिक्स d डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? e। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है e, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी इसको और भी कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपांड करके और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सपांड करके इसे हम लिख सकते हैं, वो तुम खुद कर लोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2-3 फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 1-2 फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं।
ये होगा। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टेम्परेचर वाला, मिनट रुक ये जो जाइए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन रेजिस्टेंस वो कंप्लीट नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो 2 मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है। हो गया। आगे थैंक यू। so let's continue this effect of temperature on resistance या resistivity, कोई भी कुछ भी वर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पॉइंट लिखा इसके अंदर, क्या लिखा था पॉइंट, वो एक पॉइंट लिखते हैं हम, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ, हालांकि दोनों अलग टर्म है, रेजिस्टेंस आर से डिफाइन होता है, रेजिस्टिविटी रो से डिफाइन होती है, ठीक है, लेकिन दोनों भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, सो आई कैन फ्रीली राइट दिस। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर decreases with temperature, drop according to relation as, के रिलेशन है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर टी, इसका हेडिंग भी रेजिस्टिविटी कर दो क्योंकि मैं रेजिस्टिविटी के टर्म में लिख रहा हूँ, ऑन रेजिस्टिविटी रो at given temperature T is equals to rho at 0 degree Celsius और 0 temperature in ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा टी। ये जाना माना प्रॉब्लम है, जाना माना इक्वेशन है। जब कभी हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देखा था सॉलिड्स की, जब हमने बात की थी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तब हमने इस प्रकार से कुछ लिखा था, तो वही फॉर्मूला हम रेजिस्टिविटी के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, देखो ये है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये केस में क्या होगा, ये टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज टी, व्हाट इज टी, temperature of a conductor at given temperature, temperature of a conductor, ठीक है। और T नॉट, temperature of a conductor at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या बताना है, अल्फा, अल्फा जानते हो क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अरे ऑफ सिमिलर रेजिस्टेंस, है ना थोड़ा पहले के फॉर्मूले से कुछ। वही बोल रहा था, वो जो सॉलिड्स में हमने देखा था ना थर्मल हाँ एक्सपेंशन, वहां पे क्या था, वो था ना ऐसा, डेल्टा एल। एल टी इज इक्वल्स टू एल हाँ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है, याद आया। ये जो अल्फा है ना ये वाला, ये लीनियर एक्सपेंशन वाला था, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट वी आर कंसिडरिंग, नोट ignoring thermal expansion, ignoring thermal expansion, ये छोटे छोटे पॉइंट ही जरूरी होते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं ये, ऑफ ए कंडक्टर ignoring thermal expansion of a conductor due to resistance, due to correct नहीं वर्ड है ये, ignoring thermal expansion of a conductor
about its resistance phenomena. फॉर इट्स रेजिस्टेंस फिनोमेना, ठीक है, कोई बात। मतलब क्या है, जब हम ओम्स लॉ का टेम्परेचर देख रहे हैं इस कंडक्टर का, मैंने कहा कि लेट्स से इस का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को मैंने कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड का टॉपिक पढ़ रहे होते तो हम कहते कि ये टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हालांकि रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने इग्नोर कर दिया इसका जो लेंथ इंक्रीज होगी वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगी, हाँ, और होगी तो भी हम इग्नोर कर देंगे। तो जो करंट और रेजिस्टेंस का फिनोमिना हम देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वहां पे इसका लॉजिक थर्मल एक्सपेंशन से इसकी लेंथ भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया टू अंडरस्टैंड दिस रेजिस्टेंस फिनोमिना, ठीक है। चल, और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एज वी नो रेजिस्टेंस is equals to rho L by A, that is R is directly proportional to rho. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ मतलब रेजिस्टिविटी चेंज हो गई मतलब ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा रेजिस्टिविटी के लिए, वो मैं रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकता हूँ। सो इट कैन बी रिटन एज आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो बी केयरफुल, रेजिस्टिविटी के टर्म में क्वेश्चन पूछा है या रेजिस्टेंस के टर्म में पूछा है, ठीक है, दोनों के लिए लगा सकते हैं सेम फॉर्मूला। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, लेट से कोई 27 डिग्री सेल्सियस पे होगा। आर नॉट क्या है, कंपल्सरी है, रेजिस्टेंस इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे लेना है। अल्फा क्या है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा अल्फा का, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। हर एक डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट में इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, ये बताने वाला कौन, अल्फा। लिखो, लिखा होगा तो मैं क्वेश्चन देता हूं। हो गया है, लिखना हो गया, सो गए क्या रे नहीं सर। स्टूडेंट्स? 2 मिनट। हो गया सर। धनश्री लिखा तूने? सेजल, धनश्री, ईशिका और मुग्धा बहुत जल्दी आ गए क्लास को। क्या करें सर, सुबह सुबह का टाइम, नींद आती है, हम क्या करें। एक एग्जांपल करो फिर, एग्जांपल 1, a copper coil has a resistance, a copper, लावण्य आई है क्या? हाँ लावण्य भी है। a copper coil has a resistance of 20 ohm at 0 degree Celsius and resistance of 26.4 ohm at 80 degree Celsius. Find out the temperature, coefficient of resistance of copper कॉपर कॉइल, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 20 ओम। कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ना? केल्विन में कन्वर्ट करना चाहोगे कोई जरूरत नहीं है, रेशो है दोनों का। फिर बाद में क्या हुआ,
टेम्परेचर हमने कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस हुआ 26.4 ओह। क्या बात पूछ रहा है, अल्फा बताओ। क्या करेंगे फिर, एज वी बता देंगे। नो दैट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको T नॉट सर कहो 0.04 है क्या? 0.04। मेरा तो 1 चेक बाय कर ले, 250 के आसपास आ रहा है सर, मतलब शायद। 1/250 चेक कर लेते हैं। RT की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए मैंने, 26.4 इज इक्वल्स टू RT नॉट गिवन है 20, 1 प्लस अल्फा फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना बनेगा 80 का, सो 26.4 divided by 20 is equals to 1 plus 80 alpha. Now this will be 26.4 divided by 20 minus 1 is equals to 80 alpha. तो अंदर मल्टीप्लाई करके कर लिया होता है और आसानी से हो गया होता। हाँ ये आ जाता है मेरे पास ऑलरेडी आंसर है इसका, 4 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius और डिग्री सेल्सियस -1। कैलकुलेट कर लेना, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ सर आ और एक क्वेश्चन करते हैं, इस बार टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, अभी टेम्परेचर फाइंड आउट। एग्जांपल नंबर 2, a conducting wire of resistance 120 ohm at 20 degrees Celsius is connected in a circuit, full stop, due to current flow in it, its resistance increases to 240 ohm. Find the final temperature of wire. Given that temperature coefficient, इसे लिखने में मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था, लेकिन जिस प्रकार एग्जाम में लैंग्वेज आती है उस प्रकार से लिख के जाएगा। Given that the temperature coefficient of resistance is 2 into 10 to the power -4 per degree Celsius. करो इसे सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, मेरे भरोसे मत रहो। सर आर नॉट में हाँ। से 0 का टेम्परेचर लिख सकते हैं ना? R0 0 का टेम्परेचर, ठीक। चलो तो यहाँ के 0 तक का टेम्परेचर तो नहीं है, बराबर है, 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो फॉर्मूला को मोड़ सकते हैं। पहले तो हमने लिखा था आर टी इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी क्या था फिर, T माइनस T नॉट, ठीक है। अगर R0 गिवन नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, RT2 इज इक्वल्स टू RT1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गिवन नहीं है, तो हम किसी भी दो टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिलेशन वैलिड कर सकते हैं। चेंजेस कहाँ हुआ, यहाँ पे T टेम्परेचर और 0 टेम्परेचर का रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस T टेम्परेचर और T0 का ले लिया था।
यहाँ पे किसी दो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस दिए हैं, वही दो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ आ जाए। कैन यू सॉल्व इट नाउ? RT2 पता है, RT1 पता है, हमें T2 फाइंड आउट करना है। यही रीजन है ना हमारा मोबाइल गर्म क्यों हो जाता है, या कोई भी वायर गर्म क्यों हो जाती है। करंट फ्लो होने लगेगा तो वो बहुत ज्यादा कोलिजन करेगा, आगे भी बढ़ेगा, रैंडम मोशन करके कोलाइड करके आगे भी चलेगा। तो जितनी ज्यादा करंट की डिमांड होगी उतना फास्ट वो करंट के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ऑब्स्टेकल होगा, कोलिजन होगा, गर्म होते जाएगा। तो ज्यादा हाई इंटेंस ग्राफिक्स गेम अगर खेलते हैं तो हमारे हीट सिंक के फैन चल ऑन हो जाए, सर बहुत सर हाई नेगेटिव टेम्परेचर आ आ रही रही है है। वो, क्योंकि मोर करंट। हाँ, सर बहुत हाई नेगेटिव आ रही टेम्परेचर है। वैल्यू। नेगेटिव नहीं आएगी ना, नहीं सर पॉजिटिव ही आ रही है पर बहुत ज्यादा हाई आ रही है। आने दो ना। 5000 समथिंग सर आ रही है। 5020 आ रही है। राइट, सही है। हाँ सही है। तो RT2 कितना है 240, RT1 कितना गिवन है 120, ये यहाँ पे देखो 240, ये 120, पहले 120 था, बाद में कितना हो गया 240 हो। इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा भी गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। T2 ये फाइंड आउट करना है, T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस 20। इसे सॉल्व वगैरह कर लो, 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 20, हाँ वही है। सो T आ जाता है यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस। सर बहुत ज्यादा हो गया। हाँ काफी ज्यादा हो गया। वो मेटल बचेगा या नहीं बचेगा तो उसकी गारंटी नहीं। हाइपोथेटिकल डेटा लेके कैलकुलेट किया है, प्रैक्टिकली फिर ऐसा होगा तो बाप रे, कॉस्ट काफी जाएगी इस कंपोनेंट की। और होगा एप्लीकेशन तो मुझे पता नहीं भाई, ये टेम्परेचर वाला साफ साफ बात। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, एग्जांपल 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, शायद से किया है क्वेश्चन, नहीं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड pass through a section of resistance 20 ohm across which a potential difference of 64 volt is applied। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। दूसरा है 3 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर। तीसरा है 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और इसकी हिंट है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। वाह वाह सर वाह। सर ओके, आज के लिए इतना ही। वैल्यूबल हिंट